नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडिया, और इसमें हम पढ़ चुके थे अरबों का आक्रमण के बारे में। आज हमें पढ़ना होगा तुर्क आक्रमण के बारे में या टर्किश इन्वेजन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण में भी हमें पढ़ना होगा महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनी। अब महमूद गजनवी को क्या जरूरत पड़ी थी हिंदुस्तान पर आकर हमला करने की? सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तुर्की में ही एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था गजनी, और इसी गजनी में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गजनी वंश। इसी गजनी वंश को हम यामिनी वंश भी कहते हैं। और इसी यामिनी वंश के संस्थापक हुआ करते थे अल्पतगीन। और अल्पतगीन का कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपने एक गुलाम जिसका नाम था सुबुक्तगीन को ही अगला शासक बनाया। और सुबुक्तगीन का ही लड़का हुआ करता था या पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनी। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। तुर्की में ही एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था गजनी। गजनी में ही एक वंश चला करता था जिसको हम कहते हैं गजनी वंश या यामिनी वंश। इसी यामिनी वंश का संस्थापक हुआ करता था अल्पतगीन, और अल्पतगीन का कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, इसीलिए इसने अपने गुलाम को जिसका नाम था सुबुक्तगीन उसी को अपना अगला शासक घोषित किया, और इसी का पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी। ये तो रही महमूद गजनवी की बात, हुई गजनी की बात। अब हम बात करते हैं कि इस गजनी वंश का नाम यामिनी वंश कैसे पड़ा। महमूद गजनवी को ही एक उपाधि मिली हुई थी, यमीन उल मिल्लाह की उपाधि। यमीन उल मिल्लाह की उपाधि। और इस यमीन उल मिल्लाह का मतलब हुआ करता था मुसलमानों का संरक्षण या केयर टेकर ऑफ मुस्लिम्स। और ये उपाधि दी किसने थी इसे? बगदाद के ही एक खलीफा हुआ करता था जिसका नाम था अल कादिर बिल्ला। इसी अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को उपाधि दी थी यमीन उल मिल्लाह की, और इस यमीन नाम से ही बना है यामिनी वंश या गजनी वंश। तो ये तो बात रही इसकी उपाधि के बारे में। अब हम बात करते हैं इसे और कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी। महमूद गजनी अपने आप को सुल्तान आजम कहलाना पसंद करवाता था। महमूद गजनवी अपने आप को सुल्तान आजम कहलाना पसंद करता था, और महमूद गजनवी को ही गाजी की भी उपाधि मिली हुई थी। गाजी का मतलब होता है एक योद्धा या वॉरियर, और महमूद गजनवी को ही कहा जाता था बुत शिकन। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक या मूर्ति को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी को इन्हीं नामों से जाना जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में जो इसने किए थे भारत के अंदर 17 बार। आक्रमण जो इसने किए थे 1000 ईस्वी से 1027 के दौरान। और इसके आक्रमण करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान में उस समय इसके समकालीन कौन कौन से शासक हुआ करते थे। चलिए बात करते हैं। पेशावर की बात करें हम, पेशावर में रूल कर रहा था जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश का शासक था। हिंदू शाही वंश का शासक था। और अगर हम बात करें कश्मीर की,
तो कश्मीर में 1003 ईस्वी तक रूल किया तुरानी दिद्दा ने, और 1003 ईस्वी के बाद कश्मीर में शुरू हुआ लोहार वंश, और इस लोहार वंश में शासक कर रहा था संग्राम राज। और अगर हम बात करें परमार वंश की, परमार वंश में रूल कर रहा था राजा भोज। और अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल में राज कर रहा था महिपाल, जो कि पाल वंश का हुआ करता था। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की या दक्षिण की या साउथ की, तो वहीं पर राज कर रहा था 1015 तक राजराज प्रथम, और 1015 के बाद राजेंद्र प्रथम। ये तो बात रही हिंदुस्तान में महमूद गजनवी के समकालीन शासकों के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके आक्रमणों के बारे में। चलिए लिखते हैं। लिखते हैं महमूद गजनवी। जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक। और अगर हम बात करें इसके प्रथम आक्रमण की, तो 1000 ईस्वी में इसने अपना प्रथम आक्रमण किया। और 1001 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण किया जयपाल पर, जो कि हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था। लेकिन इस आक्रमण में इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, इसलिए इसके अगले साल ही एक और आक्रमण किया गया 1001 ईस्वी में। और 1001 ईस्वी में लड़ा गया पेशावर का युद्ध, जो लड़ा गया जयपाल और महमूद गजनी। और इस युद्ध में महमूद गजनी ने जयपाल को पराजित कर इसको छोड़ दिया। इसकी हत्या नहीं की, बल्कि इस पर हंसकर, इस पर व्यंग कर इसे छोड़ दिया गया। और जयपाल इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और यह इतना अपमानित हुआ कि इसने खुद आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। ही कमिटेड सुसाइड, और इसने आत्महत्या कर ली। और पेशावर के ही युद्ध को वह हिंद के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह हिंद का प्रथम युद्ध। और अब हिंदू शाही वंश में जयपाल ने भी आत्महत्या कर ली, तो इसलिए हिंदू शाही वंश का अगला शासक बना आनंदपाल। इसीलिए 1008 से 1009 के बीच में लड़ा गया वह हिंद का दूसरा युद्ध, वह हिंद का द्वितीय युद्ध, जो लड़ा गया महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच में। हु इज आनंदपाल सन ऑफ जयपाल। ये जयपाल का ही लड़का हुआ करता था। लेकिन इस युद्ध में भी महमूद गजनी ने आनंदपाल को पराजित कर दिया। लेकिन इतिहासकारों का कुछ ऐसा कहना है कि आनंदपाल पराजित तो हुआ, लेकिन पराजित होने के बाद आनंदपाल ने महमूद गजनवी से कुछ संधि कर लिया, मैत्रीपूर्ण संधि कर लिया, और आजीवन जब तक ये जिया इसका मित्र बनकर रहा। और 1012 ईस्वी में आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है, और हिंदू शाही वंश का अगला शासक बनता है त्रिलोचन पाल। और 1013 ईस्वी में
महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल को भी पराजित करता है। एक 1014 ईस्वी में महमूद गजनी स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण करता है, जो कि थानेश्वर में पड़ता है और ये वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। और इसी आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी चक्र स्वामी को मूर्ति को तोड़ देता है। चक्र स्वामी की मूर्ति, यहाँ चक्र स्वामी से मतलब है भगवान श्री कृष्ण से। और इसी के अगले साल और 1018 ईस्वी में ये प्रथम बार गंगा घाटी में प्रवेश करता है। और गंगा घाटी में प्रवेश करने के बाद गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्रों को लूटता है, और जिसमें कि सबसे पहले आता है बरन, जो कि आज का बुलंदशहर है। फिर उसके बाद करता है मथुरा और वृंदावन। और उत्तर प्रदेश का ही कन्नौज। और एक बात और याद रखेंगे हम इसी में, जिस समय इसने बरन पर लूट किया, अधिकार किया, उस समय बरन में रूल कर रहा था कुलचंद नाम का शासक, और मथुरा और उज्जैन में कर रहा था कोक्कल द्वितीय, जो कि कलचुरी शासक था। और कन्नौज में रूल कर रहा था प्रतिहार शासक राज्यपाल। और जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल इतना भयभीत हुआ, अपनी सेना को लेकर भाग खड़ा हुआ इससे भयभीत होकर। और इसी के अगले साल लड़ा गया 1019 ईस्वी में। एक 1019 ईस्वी में इसने कालिंजर किले पर अधिकार किया। कालिंजर के किले पर क्योंकि महमूद गजनवी तो हिंदुस्तान में आया था अपार धन संपत्ति लूटने और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने। इसीलिए 1000 इसी के अगले वर्ष 1020 और 21 ईस्वी में इसने लाहौर पर आक्रमण किया। और इसी आक्रमण के दौरान इसने त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया। और 1022 ईस्वी में इसने पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिलाया। और 1025 ईस्वी में ये इसका 16वां आक्रमण था और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और आप लोगों के पास सवाल आएगा, जब इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है, उसे लूटा, तो उस समय गुजरात का शासक कौन हुआ करता था? उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था भीम प्रथम।
जो कि चालुक्य वंश का हुआ करता था। जब इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो हुआ करता था वो एक लकड़ी का बना हुआ करता था, जिसके अंदर एक सोने का गेट और सोने की ही अंदर भगवान शिव की मूर्ति रखा हुआ करती थी, क्योंकि मंदिरों में ही हम उस समय रखते थे अपार सोना और धन संपत्ति को। उसी धन संपत्ति और सोने को, गेट को और मूर्ति को लूट कर ले जाने रहा था महमूद गजनवी। और रास्ते में जब ये वापस जा रहा था अपने गजनी की ओर, तो रास्ते में ही इसको कुछ जाटों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और इससे वो दरवाज़ा लूट छीन लिया। बस इसी बात से खफा होकर महमूद गजनवी ने अपना आखिरी आक्रमण किया 1027 ईस्वी में जाटों पर। एक 1027 ईस्वी में करा इसने आक्रमण जाटों पर। इस आक्रमण में महमूद गजनी ने जाटों को पराजित तो गया, लेकिन खुद बुरी तरह से घायल हो चुका और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ये तो रही महमूद गजनवी की बात। अब हम बात करते हैं इसके साथ कुछ लेखक आए थे या कुछ राइटर्स आए थे। लिखिए प्रसिद्ध लेखक। इसका सबसे प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था अल-बरूनी। इसी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। इसी किताब उल हिंद को भी तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तहकीक का मतलब है खोज और हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। आपके पास सवाल आएगा कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन हुआ करता था। उसका नाम हुआ करता था फिरदौसी, जिसने पुस्तक लिखी शाहनामा के नाम की। उतबी ने पुस्तक लिखी तारीख यामिनी। वैहाकी ने पुस्तक लिखी तारीख सुबुक्तगीन। ये तो बात रही महमूद गजनवी के लेखकों के बारे में, लेकिन अल-बरूनी से हमें तहकीक हिंद या किताब उल हिंद से हमें जानकारी मिलती है उस समय के हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में और सामाजिक स्थिति के बारे में। और अगर हम बात करें यहाँ की सामाजिक स्थिति या सोशल कंडीशन के बारे में, अल-बरूनी ऐसा लिखता है किताब उल हिंद में कि भारतीय इतिहास किताब उल हिंद में अल-बरूनी किताब उल हिंद में ऐसा लिखता है कि हिंदुस्तान उस समय 4 वर्णों में विभाजित था, 4 कैटेगरी में विभाजित था या 4 श्रेणी में विभाजित था, जिसमें कि सबसे पहला आता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य और उसके बाद आते हैं शूद्र। ब्राह्मण का मतलब जो वेदों का विज्ञान करेंगे या धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, और क्षत्रिय वे लोग होते थे जो ब्राह्मणों के अधीन रह करके हमारे लोगों की सहायता करते थे या शासक बना करते थे, और वैश्य जो व्यापारिक वर्ग हुआ करते थे, जो व्यापार करने का काम किया करते थे, उन्हीं को कहा जाता है वैश्य। और जो कृषक और जो अन्य वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करते थे उन्हें कहा जाता था शूद्र। और इन्हीं के अंतर्गत या इन्हीं के अधीन आया करते थे अंत्यज। और इस अंत्यज में भी 8 श्रेणी हुआ करती थी।
और इस श्रेणी में हुआ करते थे धोबी, शिल्पकार, कुम्हार आदि। और इन अंत्यज के भी नीचे एक श्रेणी हुआ करती थी जिसे हम अछूत कहते थे या अनटचेबल, जिन्हें अलबरूनी कहता था अल्लम गल्लम, अल्लम गल्लम। ये तो बात रही महमूद गजनवी के बारे में। अब हम बात करते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में। चलिए जान लेते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कौन था। मोहम्मद गोरी जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। मोहम्मद गोरी ये एक संसबानी तुर्क था। और हम मोहम्मद गोरी के हमें मूल स्थान के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से था। मध्य एशिया में एक जगह हुआ करती थी, उसी मध्य एशिया में गौर प्रदेश हुआ करता था या गौर राज्य। और ये गौर राज्य फेमस ही किस लिए था? अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए, अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए, और दूसरा लौह इस्पात के लिए। और इसी गौर राज्य का अधीन एक वंश हुआ करता था जिसको हम गौरी वंश या गौर वंश भी कहते हैं। और इसी गौर वंश में एक सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन। जो कि गौर वंश गौर साम्राज्य के अधीन आया करता था, और ये गौर राज्य भी गजनी के ही अधीन आया करता था। लेकिन अलाउद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके गौर राज्य और गजनी पर अधिकार कर लिया। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब अलाउद्दीन ने गजनी पर अधिकार किया उस समय के वहाँ जितनी भी शासकों की कब्र थी उन सबको खुदवाया और सबकी अस्थियां हवा में उड़वा डाली। और इसी के विरोध में गजनी को अलाउद्दीन ने 7 दिनों तक जलाया। इसी वजह से इतिहासकार ने इसे कहा जहां सोज। जहां सोज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया तो। मध्य एशिया में एक जगह हुआ करती थी गौर। गौर राज्य फेमस हुआ करता था अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए और लोह इस्पात के लिए। और गौर राज्य में एक वंश चला करता था गौर वंश या गौरी वंश। और इसी गौरी वंश में एक सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी के 7 दिनों तक जलने दिया। और इसी वजह से इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को कहा है जहां सोच। जहां सोच का मतलब है विश्व को जलाने वाला। अलाउद्दीन का ही एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन के बीच में एक समझौता हुआ, एक करार हुआ, जो कि हुआ 1163 ईस्वी में। और इस समझौते में क्या कहा हुआ ये भी जान लेते हैं। ग्यारह सौ तिरसठ में गजनी में शासक घोषित किया गया शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को। और यह करार हुआ और यह फैसला हुआ कि गोरी पूर्व की दिशा की ओर अपने राज्य का विस्तार करेगा और इसका भाई अलाउद्दीन पश्चिम की दिशा की ओर अपना राज्य का विस्तार करेगा। तो इसी वजह से मोहम्मद गोरी ने गजनी से पूर्व की दिशा में क्या पड़ता है हिंदुस्तान, इसलिए इसने हिंदुस्तान की ओर रुख किया और अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इससे पहले हम इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के समकालीन कौन कौन से शासक हुआ करते थे। पेशावर में रूल कर रहा था उस समय खुसरो शाह। और मुल्तान में रूल कर रहे थे करमाती मुसलमान, करमाती मुस्लिम।
चलिए आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे कहानी में हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। थैंक यू।